Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और आज तनवीर आफरीदी हमारे मेहमान हैं, सिंगर हैं, कंपोज़र हैं और उसके साथ साथ एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो इनका है वो है नगमा साज ग्रुप, जिसके ज़रिए से क्या हो रहा है ये हम इन्हीं से ही जानेंगे। नगमा साज ग्रुप क्या करता है? रॉयल्टीज तो आप दे रहे हैं अदरवाइज लोगों को। नगमा साज तो एक हमारा एक ग्रुप है म्यूज़िक कम्युनिटी का, और हमने 14 अगस्त को मुझे एक दिन ख्याल आया कि यार म्यूज़िक कम्युनिटी को, यानी जो लोग गाना बनाने वाले लोग हैं, उनको क्यों ना यकजा किया जाए। हाँ, और ख़ासतौर पे कोविड जो गुजरा जी, क्या बुरा हाल था। ये उससे पहले की बात है। अच्छा, उससे पहले की बात। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फिर मैं सोचता था कि इसका नाम, तो मैंने कहा यार जैसे मुजस्समा साज होते हैं, घड़ी साज होते हैं, रंग साज होते हैं, मैंने कहा नगमा साजी के हुनर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका नाम नगमा साज होना चाहिए। तो नगमा साज मैंने इसका नाम रखा, क्योंकि मैं कॉपीराइटर भी तो हूँ पहले। तो नगमा साज के नाम से हमने ये ग्रुप बनाया, और इसमें उस्ताद नफ़ीस ख़ान साहब इब्तदाई मेंबरों में, महबूब अशरफ साहब कराची से, एम अरशद साहब, फिर फ़ाखिर, अली हैदर, तहसीन जावेद भाई, सलीम जावेद, और बाबर नियाज़ी भाई, और पेशावर से ख़याल मोहम्मद साहब, विसाल ख़याल, और फिर इतने नाम हैं, बाकिर भाई हमारे फ्लूटिस्ट। तो हमारा म्यूज़िक ट्रेड का कोई आदमी हमने नहीं छोड़ा। निजात अली साहब, जुल्फ़िकार अली साहब, वजाहत अतरे साहब की फ़ैमिली, यानी जितने बड़े, हमीद साहब की फ़ैमिली, निसार बज़मी साहब की फ़ैमिली, बख्शी वज़ीर साहब की फ़ैमिली, फिर ये सब लोग इकट्ठे हो गए और हमने अज़हर हुसैन साहब हमारे कराची में हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम भूल जाऊँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बनी भाई हमारे दोस्त। तो हमने इन सबको इकट्ठा किया और मैंने इनसे कहा कि जी ये ग्रुप हमने बनाना है आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, और किसी को किसी की हेल्प या किसी भी वक्त किसी की ज़रूरत हो तो हमको पता हो कि यार हमारी कम्युनिटी में फ़लाँ आदमी प्रॉब्लम में है या उसका कुछ है, तो मरना जीना हम फिर इकट्ठे होने लग गए। तो उससे ये होता था कि हमें पहले पता ही नहीं चलता था कि कौन कब क्या गुजर रही है। हाँ, तो अब नगमा साज से लोग कंफर्म करते हैं कि यार वो फ़लाँ ख़बर हमने सुनी है, वो ठीक है। फिर हम सब लोग वहाँ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर एक ग्रुप की तरफ से एक ऑफिशियली फ्लावर की रीत वो दी जाती है। कोई बीमार हो फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं फंड। हम लोग मिलके कुछ एक आध कोई मुखय्यर आदमी से भी कर लेते हैं। तो हम फिर उन अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं, म्यूजिशियन हैं, लिरिसिस्ट हैं, तो फिर हम उन तक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, कितने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का आपने नाम लिया, क्या क्या महान इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, क्या अच्छा, क्या ये लोग जिनके नाम लिए निजात अली, बाकिर भाई, ये तो सब माशाल्लाह नोन पहचाने जाने तो पहचाने लोग हैं, देने वाले हाथ हैं। हाँ, सब हाँ। तो हम लोग फिर इस तरह से अपनी कम्युनिटी की किसी की बच्ची की शादी हो रही होती है, फिर हम मुतहर्रिक हो जाते हैं। फिर हम उसको नाम देते हैं सलामी कैंपेन का। तो वो सलामी कैंपेन में सब लोग अपना अपना हिस्सा डालते हैं और कोई एक हेड हम लोग ले लेते हैं, हाँ, कि खाना हो जाएगा या कुछ ना कुछ जो भी हम कर सकते हैं। उसमें रिकॉर्डिस्ट भी हैं हमारे दोस्त, साउंड टेक्नीशियन भी हैं। इदरीस खान हमारे बड़े मारूफ साउंड टेक्नीशियन हैं, वो लाहौर के हेड हैं हमारे। राहत मुल्तानीगर हमारी फीमेल विंग की हेड हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये बहुत अच्छा है कि कम से कम कम्युनिटी अपने अंदर तो एक राब्ता बहाल रखे ना एक दूसरे के लिए, जो हम कर सकते हैं। कोविड में हम लोगों ने किया, हम लोगों ने राशन ड्राइव की, बसें बंद, जहाज़ बंद, ट्रेन बंद, तो मैं बाई कार अकेला कराची से लाहौर गया, वहाँ पे परचेजिंग की, फिर सबको इकट्ठा किया। उस्ताद ताफू खान साहब, सॉरी मैं अपने बाप जैसी हस्ती का नाम लेना भूल गया, उस्ताद ताफू खान साहब भी हमारे सरपरस्तों में हैं, तारिक ताफू भाई भी हैं। तो हम लोग फिर बैठते हैं सर जोड़कर, फिर प्लानिंग करते हैं। तो कोविड में हमने इस तरह से प्लानिंग की, हमने 350 घरों में कोविड के ज़माने में वो राशन वगैरह तकसीम किया अपनी बिरादरी का। अच्छा, ये हमारी जो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का आज तक इसे उस तरह से रुतबा और मकाम नहीं मिला है ना कि इसको उस तरह से नॉलेज किया जाए, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, जो कि होना चाहिए। जब होगा तो ऑटोमेटिकली ये सब काम जो हैं ये सिस्टमैटिक हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। एक्चुअली हमें भी तो इकट्ठा करना ऐसे ही है जैसे मेंढकों को तराजू में तोलना। अमजद शाह हमारे दोस्त हैं ना, ये उनकी लाइन है। उन्होंने कहा कि तनवीर, तू जो काम कर रहा है वो है कि जैसे तू मेंढकों को तराजू में तोल रहा है। मैंने कहा यार तोलना तो है, सबको इकट्ठा तो करना है। अगर मैं 50% भी कामयाब हो जाऊँ इसमें
तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया चलती रहेगी, हम नहीं होंगे, हमारे बाद कोई और होगा, लेकिन जो आदमी किसी ना किसी अच्छे काम की दाग बेल डालेगा वो कहीं ना कहीं ज़रूर दुआओं में याद रहेगा। और सबसे जो हमें बड़ा हुक्म है वो यही है ना कि सबसे पहले अपने सर्कल में हमने लोगों को देखना है और उनकी मदद करनी है। हम बहुत दूर दूर तक पहुंच रहे होते हैं और अपने चिराग तले अंधेरा, अपने साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनका हमें मालूम ही नहीं होता कि उन पे क्या गुजर रही है। सो ये बड़ा अच्छी बात है कि आप जिन जिन लोगों को जानते हैं अच्छी तरह से आप उनको तो पहुंच सकेंगे। अच्छा तनवीर, कुछ लोगों के नाम को बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम अभी आप ले रहे थे कि जिनकी आपने रॉयल्टी की, एक और उसमें नाम ए नैयर साहब का भी है। जी जी, जैसे आपने कहा इस प्लेटफॉर्म से हमने भी उनके साथ शोज किए ना, बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उससे भी पहले उस्ताद जुम्मन जी, उस्ताद जुम्मन क्या बात है। उस्ताद जुम्मन यार डैडी इश्क आतिश लाई, यार डैडी इश्क आतिश लाई है, शाहरांझा अलबेला, नंगड़ा निमाणी दा जिवें तिवें पालना। उस्ताद जुम्मन तो एक बहुत अजीम फ़नकार हैं, और मैं कहता हूँ कि एक यहाँ हमारे वहाँ सिंध में उस्ताद जुम्मन साहब और यहाँ तुफ़ैल नियाज़ी साहब, ये ऐसे लोग हैं जैसे अगर सारंगी को ज़ुबान लग जाए तो उनका नाम हो उस्ताद जुम्मन, उनका नाम हो उस्ताद तुफ़ैल नियाज़ी साहब। ये बहुत बड़े लोग थे, और अनफॉर्चुनेटली उस्ताद जुम्मन जैसे लोगों को उस तरह से इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हम नहीं करवा सके, हमने उन पर इतना काम नहीं किया। और उस्ताद जुम्मन जैसे लोग तो पढ़ाए जाने वाले लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। तो नगमा साज ग्रुप भी, और हम अभी उस्ताद जुम्मन साहब के फ़र्जंद से मेरी मुलाकात हुई, शफ़ी जुम्मन साहब, वो भी गाते हैं। तो शफ़ी जुम्मन भाई से रब्ता हुआ और मैंने उनका डेटा कलेक्ट किया, तो इंशाअल्लाह अगले मरहले में हम उन पर भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से तुफ़ैल नियाज़ी साहब तो वो तो हमारा एक तरीके से, मैं तो उसको अपना मुर्शिद खाना समझता हूँ, वहाँ तो मेरा बाबर भाई लोगों के पास जाना आना रहता है। तो ये वो लोग हैं कि अगर आपको अपने कानों की ट्यूनिंग करनी है तो इनको सुने, तुफ़ैल नियाज़ी साहब को सुने, उस्ताद जुम्मन साहब को सुने। लेकिन क्या मतलब उस्ताद जुम्मन साहब के भी फिर मसाइल इस तरह के हुए कि वहाँ पे उनकी जनरेशन्स को भी ज़रूरत है हेल्प की, सपोर्ट की? नहीं, तो वो तो बड़े कमाल आर्टिस्ट हैं, और उनके बच्चे माशाल्लाह, उनके एक साहबजादे शफ़ी जुम्मन साहब, वो जो है माशाल्लाह, शफ़ी जुम्मन साहब सरकारी मुलाजिम भी थे और गाते भी थे, और बहुत अच्छा गाते थे, मगर वो इंतकाल फरमा गए। अब उनके बेटे हैं उवैस जुम्मन साहब, जिनसे मेरा रब्ता भी हुआ, वो भी माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और बड़े प्यारे आदमी और बड़ा अच्छा गाते हैं। ठीक है। तो उनसे पीटीवी पर मुलाकात हुई, तो मैंने उनके मतलब उनको गले मिला, मैं बड़ी मुझे खुशी हुई कि उस्ताद जुम्मन साहब का एक परछाई हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं हैं खुदा न खास्ता, लेकिन यह है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे ज़िम्मे जो भी उनका काम है, उनके जो वाजिबुल अदा हैं वो उन तक पहुंचाए जाएं। इस हवाले से किसी का ड्यू होता है अमाउंट या नहीं होता, हम कम से कम उनका डेटा वेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि यार जैसे ही हमें कॉल आएगी तो हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि उस्ताद जुम्मन साहब के घर में किससे मिलना है। ठीक है। तो इस तरीके। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को वैसे तो पता है सबको, लेकिन एक थोड़ा सा उनका कुछ सुनते भी हैं ताकि हम एक रिफ्रेश हो जाए। साहब तो मैंने इतने सारे बताया, यार डैडी इश्क आतिश लाई है, वो तो कमाल ही आइटम है। उसके अलावा भी उनके सिंधी और सराइकी नंबर्स सूफी संगीत में बेइंतहा काम के, तो ज़रूर सुने जी। वाह, आई मीन ये सुभान अल्लाह, कोई ये गा ही नहीं सकता। मैंने आज तक किसी को इस स्केल पे, इस सुर पे और इस तरह से इस गाने का असर होते हुए नहीं सुना। गा सकता है, 16 घंटे रियाज करे तो गा लेगा। हाँ। लेकिन अब 16 घंटे रियाज करने वाले, उनको तो 16 घंटे में स्टार बनना है जी, तो वो कैसे? नहीं, ये अल्लाह का कोई एक किसी के सुर को अल्लाह ताला जो है तासीर दे दे, बेशक, तो ये भी तो सुर का जादू है एक बहुत बड़ा। जो चंद जादू है उनमें एक हुस्न का जादू, एक इश्क का जादू, एक दौलत का जादू, एक सुर का जादू, एक सुर का जादू। देखें, उस्ताद जुम्मन साहब के भी आपने रिकॉर्डिंग सुनी, इसमें सिर्फ एक तबला था, एक सारंगी थी और एक हारमोनियम था। उसके अलावा मुझे कोई तीसरा साज सुनाई नहीं दिया। और लाइव रिकॉर्डिंग, कोई हाई फाई साउंड सिस्टम नहीं था, जो नॉर्मली जो हमारे नशरियाती इदारों का जो इंटरनल साउंड सिस्टम होता है वही था।
3 साजों, कोई रिकॉर्डिंग कॉन्शियस नहीं थे। अब तो सिंगर आता है बड़ी नज़ाकत से कहते हैं कि मुझे एयरफोन दें, मुझे एक दिन पहले साउंड चेक होगा और ये होगा वो होगा। चलो ये भी अच्छा है, प्रोफेशनल अप्रोच है, लेकिन जो सिंगर तैयार होते थे ना, ट्रेंड, उनको कोई फिक्र नहीं होती थी कि हम किस मैदान पे किसके साथ बैठकर गाएंगे, ठीक है, और कौन होगा सामने हमारे। तो सही। बादशाहों की तरह आते थे, अपनी परफॉर्मेंस करते थे। ये 3 साजों के साथ आप ये तकरीबन ये बच्चल साहब थे इस पे तब ढोलक पर, वो बहुत बड़े ढोलक प्लेयर थे, और बच्चल साहब जुम्मन साहब की रिकॉर्डिंग में अक्सर होते थे, और बहुत बड़े मैस्ट्रो थे तबले के, ढोलक के। और उसके बाद सारंगी पर कोई होगा, उनका मुझे नाम नहीं पता। और देखिए सारंगी हमारे यहाँ से खत्म हो शहनाई, गई है। सारंगी, ये कुछ साज हैं जो कि बिल्कुल। एक शहनाई वाला कराची में सिंध में बचा है हमारा, और सारंगी वाले तो हम ढूंढते हैं, तो जो मिलते हैं वो बस अल्लाह। सारंगी तो देखिए, सारंगी के बारे में एक मुख्तसर सा मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊं कि 2 म्यूज़िशियन थे बादशाह के दरबार में, उनको सज़ाए मौत हो गई। तो कोई जुर्म किया, तो उन्होंने कहा कि जी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, दोनों से पूछा। सारंगी सीखनी, तो आखिरी ना आएगी ना जान जाएगी। तो उसने कहा जी मुझे सारंगी सीखनी है। तो उसने कहा ठीक है, कबूल है। दूसरे से पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहने लगे मैंने इससे सीखनी है। तो 100 साल उन्होंने पक्के कर लिए। 50 साल लगते हैं सारंगी प्लेयर बनने में। अब हमारे यहाँ किसी के और हमारे कैसे कैसे कमाल के सारंगी बहुत नवाज थे शानदार, ना, और हमने कैसे इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म किया यहाँ से। बिल्कुल, पजीराई नहीं। उस्ताद नत्थू खान मुजाहिद हुसैन साहब के वालिद बड़े कमाल थे, जिनका वो भी हम रेशमा का बड़ा मशहूर गाना है। तो बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो आपने सुनी, ये कम से कम 30-40 साल पुरानी रिकॉर्डिंग होगी। जो आप आज सुन रही हैं, तो आज भी आपको यहाँ लग रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक हो रहा है सब कुछ। जी। कुछ और नामों का जिक्र करने की इजाज़त दीजिए, बहुत नाम है हमारे, लेकिन ए नैयर साहब भी इसी तरह अभी कुछ अरसा हुआ दुनिया से गए हैं। ए नैयर साहब हमारी एज में सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर हुए हैं पाकिस्तान के। अहमद उजदी साहब, मुजीब आलम साहब, मसूद राना साहब, और इन मेहदी हसन साहब, इन सब की मौजूदगी में नैयर भाई ने अपना नाम बनाया। आर्थर नैयर उनका नाम था, और वो कराची से आए थे, तो उन्होंने अपना नाम बनाया। और क्या खनकदार आवाज़, हम तो उनके फ़ैन हैं, मैं उनके घर अभी भी जाता रहता हूँ। तो उसी हमारी सलामी कैंपेन में नैयर भाई की साहिबजादी की शादी पर भी हम लोग शरीक हुए थे। अच्छा। और बड़ी खुशी हुई हमें। बीना भाभी से बड़ा वो उन्होंने हमें दुआएं दी, प्यार दिया। और मैं उनके घर गया, मैंने तस्वीरें उनके अवार्ड्स के साथ बैठ के अपनी खिंचाई। तो उनकी इतनी प्यारी आवाज़ थी कि अभी भी हम उनको एक्सप्रेशन के लिए उनको फॉलो करते हैं। अब आप सिनेमा पर कैसे खनकती थी उनकी आवाज़, करता रहूँगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, है मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम। तो बीना का नाम जो है वो डलवाया गया था, उनकी मिसेस का नाम था। बिल्कुल, लेकिन हम उनकी भी एक रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे। जरूर जो हमारे यहाँ की अपने शो की है। क्या अच्छी बात। ऐसा जीवन भर क्या कोई दीप जला होगा, मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह है ना मेरी शाम है, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। And what a wonderful artist and man he was. क्या बात है, क्या बात है।
मैं कह रहा हूँ कि फिल्में छोड़ने के कोई 20 साल बाद की ये रिकॉर्डिंग जी जी, और हमारे साउंड हमारे गरीबों के Internal sound पर, इंटरनल साउंड के ऊपर ये सब कुछ आप सुन रहे हैं। और देखिए वोकल, देखिए वही बात है ना, कल हम बैठे हुए थे शफकत अमानत भाई के साथ, तो उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि जी ये हमसे पहले बहुत बड़े महंगे वीडियो बनाता था। हाँ। तो हम लोग उस वक्त नहीं बनाते थे उतने महंगे वीडियो। तो मैंने कहा शफकत भाई, जब आर्टिस्ट छोटा हो तो वीडियो महंगे बनाने पड़ते हैं। हाँ, हाँ। आप गवैये हैं, असतज़ा की औलाद हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है उस बात की। तो ये नैयर भाई का जो टैलेंट था, जो उनका इतना डोमिनेटिंग वोकल था, तो वो 20 साल बाद गा रहे हैं, लाइव गा रहे हैं, उनको फिक्र नहीं, उनको डर नहीं है, उनको साउंड चेक बैक की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बगैर माइक के भी गाएंगे तो आपको अच्छे लगेंगे, और रीटेक्स भी नहीं है। रीटेक्स भी ये लाइव, ये जो हमने अभी प्ले किया है, दिस वाज गोइंग लाइव। आपको पता है ये एम अशरफ साहब की कॉम्पोजिशन है जी, और एम अशरफ साहब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुपरहिट नगमात बनाने वाले मौसीकार हैं। जी जी। अच्छा, अब नाम तो ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन एक और नाम का जिक्र करते हुए हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। अल्ताफ़ हैदर साहब। आए हाय, अल्ताफ़ भाई तो डार्लिंग थे। एक तो वो वायलिनिस्ट बहुत बड़े थे। मेरा उनसे इंट्रोडक्शन पहला हुआ था, मैं 93 में बज़मी साहब के साथ, मेरे उस्ताद जी उनके साथ मैं असिस्टेंट के तौर पर एवेन्यू गया था एक फ़िल्म के गाने करने के लिए। तो वो बज़मी साहब के चीफ असिस्टेंट थे और उनका ग्रैंड स्टाफ वो लिखते थे और फिर सारे म्यूजिशियंस को वो गाना याद कराते थे। तो फिर मेरी उनसे न्याज़बंदी का एक सिलसिला हो गया। मैं दोस्ती इसलिए नहीं कह सकता कि थे तो वो बड़े प्यारे दोस्त, लेकिन ये ज़रा वो हो जाएगी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, उस्ताद आदमी थे। तो वो मुझसे प्यार इतना करते थे। मुझे हुमैरा अरशद का गाना चूड़ी कचदी जो बड़ा मशहूर हुआ था, वो अल्ताफ़ भाई की कॉम्पोजिशन है। ढोला गर्ल सुन ढोला, वो कौन सा उनका और भी गाना हुमैरा का, वो भी उनका है। तो अल्ताफ़ भाई को एक दिन पता चला मैं हूँ, तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, कहाँ है? तो मैंने कहा अल्ताफ़ भाई मैं फ़लाँ काम से आया हूँ, मेरे पास कब आना है? मैंने कहा आप बताएं। कहने कल आ जाओ। फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया, खाएगा क्या? तो मैंने कहा जो भी दाल साग घर में पके। नहीं, फरमाइश बताओ। मैंने कहा जी करेले गोश्त। कहने लगे चल हो गया। अगले दिन सुबह सुबह निकल गए, मार्केट में गए तो पता चला करेले का सीज़न नहीं, करेला नहीं मिलेगा। तो मैं फ़ोन करने लगे, ओ यार करेला नहीं मिल रहा, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो मैंने कहा धनिया गोश्त। कहने लगे हो गया। तो मैं जब उनके घर गया तो वो धोती और सलूका पहन के ज़मीन पे बैठे हुए थे। उनका वहाँ पे फेसबुक ऑन था और सब लोगों से चैट वैट भी करते थे। वो बड़े जिंदा दिल आदमी थे। और वो धनिया गोश्त खुद पका रहे थे आपके लिए। वाह, हाँ, खुद पका रहे थे। फिर वो जब एक म्यूजिशियन आदमी के साथ कोई तबीयत का आदमी बैठे, फिर बज़मी साहब की बातें शुरू हो जाएं, वक्त का पता नहीं चलता था उनके साथ। तो यकताए फ़न वायलिनिस्ट थे, बहुत बड़ा उनकी फैमिली थी। उनके भाई बाला साहब ऐसे लाजवाब ढोलक प्लेयर थे पाकिस्तान के। वो ये भी एक म्यूजिशियंस का बहुत बड़ा खानवादा है, जो कि एवेन्यू स्टूडियो के सामने वाली जो गली है उसमें ये पूरा ख़ानदान वहाँ रहता है। तो वहीं से रोड क्रॉस किया और रिकॉर्डिंग पे स्टूडियो में 5 बजे वहीं से घर, शाम की चाय। तो बड़ी कहानियाँ हैं। बड़े इनकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या बात है। ये भी हमारे अपने शो की, हमारे अपने स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है जो हमने यहाँ पे प्ले की है। सो आपने क्या क्या लोग याद दिला दिए ना आज, क्या क्या पाकिस्तान, और पाकिस्तान कितना ब्लेस्ड है। जब हम बात करते हैं अपनी म्यूज़िक उसकी इंडस्ट्री की, हमारे पास ऐसे ऐसे म्यूजिशियन, ऐसे ऐसे कंपोज़र्स, ऐसे ऐसे शायर, नगमा निगार, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कमाल बा कमाल। लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं ना,
थ्रू नगमा साज ग्रुप एंड देन जो लोगों की रॉयल्टी उन तक पहुंचाना है, ये आपने एक ऐसा काम किया है कि जिसके लिए आपको अल्लाह ही अजर देगा। बस वो मैं टू गुड। असल में दोनों जगह क्रेडिट जो है ना वो इदारों को, मतलब जैसे अब एक इदारा है EMI और अमीद रियाज साहब हैं, ज़ीशान चौधरी हैं, हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, असद अहमद गिटारिस्ट, वो भी हमारे कुलीग हैं। तो हम अब क्योंकि आर्टिस्ट हैं ख़ुद भी जी, असल बात ये है कि आप खुद आर्टिस्ट हैं, आपको एहसास है आर्टिस्ट का। लोगों का होता ये है कि ये अमूमन इदारों में मैनेजमेंट के जो लोग बैठे होते हैं दे आर यूजुअली नॉन आर्टिस्ट, सो वो अपने आप को अफसर समझते हैं और आर्टिस्ट जो हैं उनको वो नौकर या फिर अपना वो समझते हैं। नहीं, हमारे यहाँ हमारे जो ऑनर हैं वो ख़ुद गिटारिस्ट हैं, उनका बेटा उस्मान बड़ा अच्छा डायरेक्टर है और वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करता है, पियानो बजाता है, गिटार बजाता है। तो पूरी फैमिली जो है, हमारे अतीत रियाज साहब हैं, वो राग रागनियों के शौकीन हैं बहुत, उनसे मोहब्बत करते हैं, क्लासिकल गाने बजाने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जितने भी हो ना, ये किसी की खिदमत या सेवा जो है ये बग़ैर तौफीक के नहीं हो सकती। ये बात इसका ताल्लुक ना राग से है ना साज से है, इसका ताल्लुक दिल से और रूह से है। बिल्कुल है। सो जो दिल और रूह साफ़ होगी वही अल्लाह के मखलूक जो है उसकी खिदमत के लिए या उनको उनका हक़ देने के लिए या इंसाफ के ऊपर आएगी। भले वो म्यूज़िशियन हो, भले वो वॉरियर्स हों, बात सोल एंड स्पिरिट पे आके ख़त्म खूबसूरत बात होती की है ना। तो लेकिन थैंक यू वेरी मच तनवीर, वंडरफुल टू हैव यू ऑलवेज। एंड आपने जो एक बात आज जो आपसे मैंने सीखी है वो ये कि अपने दायरा कार में हमें देखना है कि कौन है जिसको हमसे और हमको जिससे जुड़ने की ज़रूरत है और वहाँ पे हम किन लोगों की मदद कर सकते हैं। जितना अल्लाह ताला आपको इस्तात देता जाए उतना वो दायरा वसी करते जाएं, लेकिन सबसे पहले अपने नज़दीक तरीन दायरे को ना भूलें, इसलिए कि हर अच्छे काम और भलाई का आगाज़ हमेशा अपने घर, अपनी सराउंडिंग से करना चाहिए और होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, वंडरफुल टू हैव यू एज ऑलवेज। लेकिन जाते जाते ये कैसे हो सकता है कि आपसे हम ना कुछ सुने, कोई गाना, कुछ गुनगुनाना? ज़रूर सुन लें, क्योंकि मेरा आजकल मेरा सोशल वर्क और जो मेरी दूसरी जिम्मेदारी उन पे ज़्यादा बात होती है और लोग ये भूल जाते हैं कि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक दर्दमंद दिल रखने वाले आर्टिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वी नीड मैनी लाइक यू। थैंक यू वेरी मच। जो सिर्फ अर्निंग के ऊपर नहीं बल्कि रिटर्निंग के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। दुआएं हैं आप लोग। थैंक यू। तो जाते जाते कुछ गाना नजर कीजिए हमें, हम सबको। बिल्कुल। और आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।